नमस्कार, मैं हूं आपके साथ प्रगति शर्मा और बंसल न्यूज की खास पेशकश लक्ष्य में आपका स्वागत है। अगर आप भी अपने करियर को सुनिश्चित करना चाहते हैं तो ये कार्यक्रम आपके बेहद काम का है, क्योंकि हमारे इस प्रोग्राम में एक्सपर्ट्स करेंगे आपका मार्गदर्शन और बनेंगे लक्ष्य हासिल करने में आपके मददगार। तो हमारे खास कार्यक्रम लक्ष्य में हम उन लोगों से आपको रूबरू कराते हैं जो शिक्षा के क्षेत्र में बेहतर काम कर रहे हैं, छात्रों के मन में करियर को लेकर उठने वाले सवालों का जवाब देते हैं और कैसे शिक्षा का स्तर बढ़ सके, बेहतर हो सके, इसके लिए प्रयास कर रहे हैं। लक्ष्य की इस खास पेशकश में हमारे साथ भोपाल से सुनील कुमार उपाध्याय, जो गवर्नमेंट हायर सेकेंडरी स्कूल आनंद नगर भोपाल के प्रिंसिपल हैं, साथ में हैं डॉली समादिया, IT ट्रेड की टीचर हैं, और गवर्नमेंट हायर सेकेंडरी स्कूल से कीर्ति, जो 10th क्लास की स्टूडेंट है। आप तीनों का बहुत बहुत स्वागत है। सुनील जी, सबसे पहले मैं आपके पास आना चाहूंगी, आपके स्कूल के बारे में और आपके बारे में सबसे पहले जानना चाहेंगे। देखिए, मैं आनंद नगर स्कूल में पिछले साल भर से प्राचार्य हूं और वैसे मैं लगभग 34 वर्षों से शिक्षा के क्षेत्र से जुड़ा हुआ हूं। आनंद नगर स्कूल के बारे में मैं सबसे पहले आपको ये बताना चाहूँगा कि हमारा स्कूल जो है जिले का सबसे बड़ा स्कूल है। जो छात्र संख्या की दृष्टि से यहाँ पर लगभग 2700 छात्र छात्राएं पढ़ते हैं। शिक्षा के लिए हम सारा स्टाफ, खुशकिस्मती से मेरे पास समझदार और काबिल लोगों का स्टाफ है और जिज्ञासु छात्र हैं, जो दोनों मिलकर हम शिक्षा की विभिन्न उपलब्धियों को हासिल करने में लगे रहते हैं। यहाँ पे मैं बताना चाहूँगा कि जो छात्र हैं हमारे यहाँ पर विभिन्न खेल की विधाएं हो, चाहे शिक्षा के क्षेत्र में हो, सभी में छात्रों ने बहुत सारी उपलब्धियां हासिल की हैं। जैसे पिछले वर्ष हुए बाल रंग, जो अंतर्राष्ट्रीय बाल रंग होता है शिक्षा विभाग का एक बहुत बड़ा कार्यक्रम है, उसके अंदर भी हमारे विद्यालय को नृत्य में प्रथम पुरस्कार मिला था। इसी तरह से कबड्डी और तीरंदाजी में भी राज्य स्तर पर पुरस्कार मिले हैं। ये तो हुए खेल और उसके बारे में। शिक्षा के क्षेत्र में भी खास बात यह है कि इंस्पायर अवार्ड जो है उसमें हमारे यहाँ के 2 छात्र छात्राओं को, ये विज्ञान से संबंधित प्रदर्शनी होती है जिसमें छात्र छात्राएं मॉडल बनाते हैं, तो इनमें भी हमारे यहाँ के 2 छात्र छात्राएं जो हैं वो राष्ट्रीय स्तर के लिए चयनित हुए हैं। इस तरह से कुल मिलाकर जो हमारा विद्यालय है आनंद नगर, वो विभिन्न क्षेत्रों में बहुआयामी तरीके से तरक्की के लिए और छात्रों को बेहतर देने के लिए प्रयासरत है। बिल्कुल, हमारे साथ डॉली जी भी हैं, टीचर हैं यहाँ पर। डॉली जी, आपका एक्सपीरियंस जानना चाहेंगे स्कूल के बारे में। किस तरीके से बच्चों को यहाँ पर पढ़ाया जाता है और कौन कौन सी ऐसी क्लासेस हैं जिनको आप देखती हैं? नमस्कार। पहले तो मैं बंसल न्यूज़ का, बंसल ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूट का शुक्रिया अदा करना चाहती हूँ कि उन्होंने यहाँ पर आने का अवसर प्रदान किया। जी। आगे जैसे आपने पूछा कि हमारे विद्यालय में कैसे बच्चों को एजुकेट किया जाता है, क्या क्या फैसिलिटीज़ दी जाती हैं, तो मैं आपको बताना चाहती हूँ कि बेसिकली तो जो स्टाफ है वो अपने स्तर पे काफ़ी हद तक कोशिश करता है कि एक एक बारीक चीज़ों से बच्चों को रूबरू किया जाए। और दूसरा ये है कि हमारे यहाँ स्मार्ट क्लास अवेलेबल है, ICT लैब अवेलेबल है, जहाँ पर बच्चों को स्मार्ट क्लास के थ्रू जो वो थ्योरी पढ़ रहे हैं उस थ्योरी को प्रैक्टिकल वो देख पाएँ। हिस्ट्री भी है एक सब्जेक्ट जो कि थ्योरी बेस्ड है, बट हिस्ट्री में भी कैसे कौन सा सम्राट आया या उसकी जो जीवन गाथा है या उन्होंने किस फील्ड में कहाँ पर कैसे युद्ध किया या जो भी उससे रिलेटेड तथ्य हैं उनको समझाने के लिए, मैथमेटिक्स को भी प्रैक्टिकल नॉलेज देने के लिए हमारे स्मार्ट क्लास का बेहद यूज़ किया जाता है। प्रैक्टिकल लैब्स भी हैं, फिजिक्स लैब है, केमिस्ट्री लैब है, वहाँ पर स्टूडेंट्स को काफ़ी प्रैक्टिकल नॉलेज दिया जाता है। दैट्स इट। बिल्कुल, तो कहीं ना कहीं स्मार्ट क्लासेस से बच्चे और भी ज़्यादा स्मार्ट होते हैं, और जैसा कि आपने बताया, अच्छी बात यह है कि प्रैक्टिकल नॉलेज भी यहाँ पर बच्चों को दी जाती है। कीर्ति हमारे साथ है, स्टूडेंट है, 10th क्लास में है। कीर्ति, क्योंकि नेक्स्ट 11th क्लास रहेगी, 12th रहेगी, बोर्ड्स अभी आपने दिए होंगे, स्कूल से किस तरीके से मदद मिली 10th क्लास में? मैम, फर्स्ट ऑफ ऑल आई वुड लाइक टू थैंक बंसल न्यूज़ एंड माय टीचर्स कि उन्होंने मुझे सिलेक्ट किया बंसल न्यूज़ में आने के लिए। और जहाँ तक की बात है टीचर्स की मदद करने की, तो आनंद नगर स्कूल आई थॉट इज़ द बेस्ट स्कूल बिकॉज ऑफ यहाँ पे हाईली क्वालिफाइड टीचर्स हैं, जो आपका कॉन्सेप्ट यदि आपको थोड़ा सा भी
आपको समझाया जाता है। यदि आपकी थोड़ी सी भी चीज़ रहती है तो वो कॉन्सेप्ट स्टार्टिंग से वापस से आपको पूरा क्लियर कर दिया जाता है। तो टीचर्स जो हैं हमारे यहाँ के बहुत अच्छे से मदद करते हैं बच्चों को उनकी कोई भी कन्फ्यूज़न मिटाने में। बिल्कुल कीर्ति, क्योंकि 10th क्लास में देखिए बोर्ड्स की तैयारी होती है, सीबीएसई या आईसीएसई या फिर जिस भी प्रदेश के बोर्ड से आप हैं, सिलेबस काफ़ी डाइवर्स रहता है। किस तरीके से ऐसे में मदद आपको मिली? मैंने जैसा कि कहा कि टीचर्स हैं मदद करने के लिए, तो टीचरों द्वारा कोर्स का पूरा नॉलेज जो है उनके पास, वो पूरा बच्चों को अच्छे से क्लियर कर देते हैं, तो जिससे कि कोई भी बोर्ड्स एग्जाम में डिफ़िकल्टीज नहीं आती। तो आई थॉट दैट्स इट। बिल्कुल मैम, देखिए यहाँ पर 10th 11th 12th जो क्लास के बच्चे होते हैं, स्पेशली कहीं ना कहीं प्रेशर इन बच्चों पर ज़्यादा रहता है। ऐसे में किस तरीके से डील किया जाता है बच्चों के साथ? देखिए, प्रेशर की बात करते हैं तो आज के समय में बच्चे को नर्सरी से ही प्रेशर देना शुरू हो जाता है विद्यालयों में। बट मेरा मानना ये है कि उसको प्रेशर ना कह के उसको जो टेक्निकल चीज़ें हैं उनसे बच्चे को समझाना चाहिए। कोई भी बच्चा है, चाहे वो 10th में हो, 12th में हो, 8th में हो, इवन 5th में भी हो, अगर बच्चे को टाइम मैनेजमेंट या फिर जो उसके बेसिक कॉन्सेप्ट हैं उनसे प्रतिदिन बच्चे को इंटरेक्ट कराया जाए तो मुझे नहीं लगता कि उसको एग्जामिनेशन के टाइम पे प्रेशर जैसा कुछ भी फील होगा। टाइम मैनेजमेंट की बात करें तो टाइम मैनेजमेंट भी अपने आप में एक बहुत बड़ा फैक्ट है कि आपके पास 24 आवर्स हैं। आप 24 आवर में से कितना टाइम अपने गेम्स के लिए, कितना टाइम स्टडी के लिए, कितना टाइम अदर एक्टिविटी के लिए आप डिवाइड करते हैं, दैट इज़ टाइम मैनेजमेंट। तो अगर एजुकेशन 10th क्लास की बात की जाए तो 10th क्लास में बेसिकली बच्चे 5 सब्जेक्ट पढ़ते हैं। 5 सब्जेक्ट में से भी बच्चा एक सब्जेक्ट ऐसा होता है जो बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट से पढ़ता है। जो इंटरेस्ट से पढ़ता है सब्जेक्ट, उस सब्जेक्ट के लिए अगर वो 5 से 10 मिनट या आधा घंटा या 1 घंटा भी देता है तो सफिशिएंट होता है। लेकिन जो अदर सब्जेक्ट हैं जिनसे उसको डर लग रहा है, तो मेरा मानना ये है कि उसके की पॉइंट्स बच्चे को समझाना चाहिए। की पॉइंट से शॉर्ट नोट्स बनते हैं और बच्चा उसको खेल के तौर पे, कुछ गेम्स के तौर पे समझेगा, पढ़ेगा, और जो प्रेशर बाद में बिल्कुल भी क्रिएट नहीं करेगा। बिल्कुल, कहीं ना कहीं प्रेशर को डील करने के लिए बच्चों को डाइवर्ट किया जाए या प्रैक्टिकल नॉलेज या टेक्निकल नॉलेज के जरिए उनको समझाया जाए कि प्रेशर को डील कैसे करना है, हैंडल कैसे करना है। सुनील जी, आपसे मैं जानना चाहूंगी, आप प्रिंसिपल हैं, ऐसे में आपके कंधों पर जिम्मेदारियां और भी ज्यादा बढ़ जाती है। हर तरीके का बच्चा स्कूल में होता है, चाहे फिर वो पढ़ने में काफी अच्छा हो, वीक हो या एवरेज हो, सभी बच्चों को एक समान एजुकेशन देना, ऐसे में किस तरीके से मैनेज किया जाता है? क्योंकि टीचर्स को भी कहीं ना कहीं गाइड आपको करना होता होगा। जी, आपका प्रश्न बहुत अच्छा है। वास्तविक स्थिति है कि एक विद्यालय वास्तव में उसमें हर स्तर का बच्चा, चाहे वो सामाजिक स्तर से आप देखें, चाहे आर्थिक स्तर से देखें, चाहे बौद्धिक स्तर से देखें, हर बच्चे का स्तर अपने आप में डिफरेंट होता है। नेचुरली सारे बच्चों को अगर हम एक जैसा पढ़ाएंगे तो वो कभी भी सफलता हासिल नहीं कर पाएंगे। इसलिए हम विभिन्न समूहों में उनको बांटकर और जैसी उसकी योग्यता है उसके हिसाब से उसको पढ़ाकर, अगर मान लीजिए उस किसी बच्चे को एक्स्ट्रा क्लास की ज़रूरत है, हमारी शासन ने भी इस बारे में नीतियां बना रखी हैं कि अगर कमज़ोर बच्चा है तो उसके लिए कुछ स्पेशल क्लासेस लगाई जाती है। तो हमारे यहाँ पे भी हम भी स्पेशल क्लासेस लगाते हैं और जो कमज़ोर बच्चे हैं उनको सामान्य बच्चों के स्तर पर लाने का प्रयास करते हैं। जब वो बच्चे उस स्तर पर आ जाते हैं तब हम उनको अन्य बच्चों के साथ मिक्सअप कर उनको उनके जो शैक्षिक उद्देश्य है, शैक्षिक लक्ष्य है, उनको प्राप्त करने में उन्हें भेजते हैं। तो इसके लिए जो पठन पाठन के विभिन्न साधन हैं, आजकल डिजिटल युग है तो उसमें हम ऑनलाइन साधनों का सबसे ज़्यादा प्रयोग करते हैं। साथ ही साथ बच्चों का उत्साहवर्धन, जैसा अभी मेरे सहकर्मी शिक्षिका ने बताया आपको कि टाइम मैनेजमेंट और स्ट्रेस मैनेजमेंट, ये दोनों को बहुत अच्छे से मिक्सअप कर और उन बच्चों का उत्साहवर्धन कर देखिए, छोटी छोटी उपलब्धियों से ही बच्चा आगे बढ़ता है। अगर कमज़ोर बच्चा है, अगर हम उसकी छोटी सी भी उपलब्धि हासिल होती है तो उसको बढ़ाकर उसको उत्साहवर्धन करते हैं तो वो निश्चित तौर पर अगली बड़ी उपलब्धियों के लिए तैयार हो जाता है।
बिल्कुल। सर देखिए, यहाँ पर 3 आपने बहुत अहम पॉइंट रखे हैं। अगर आप एजुकेशन लाइफ में हैं तो ये 3 पॉइंट्स आपको मैनेज करना बहुत अच्छे से आने चाहिए, और आपकी लाइफ में कहीं ना कहीं बहुत अहम भूमिका भी ये पॉइंट्स निभाते हैं। स्ट्रेस कहीं ना कहीं हो गया, टाइम मैनेज करना हो गया, या फिर एक इम्पोर्टेंस, आप पढ़ाई को कितना टाइम दे रहे हैं, ये सारी वो पॉइंट्स हैं जिनको देखना पड़ता है। इन पर मैं चर्चा करूंगी, लेकिन आपने अभी जिक्र किया और को करिकुलर एक्टिविटीज़ का, वो भी कहीं ना कहीं एक स्टूडेंट लाइफ में बहुत इंपॉर्टेंट रहता है। कीर्ति, सबसे पहले मैं आपसे जानना चाहूंगी, फिर सर की तरफ आऊंगी, क्योंकि आप 10th में थी, ऐसे में बहुत सारा सिलेबस होगा जो कंप्लीट करना होगा। आप दोनों को कैसे बैलेंस बनाती थी, मैनेज करती थी? मैम वैसे तो वो एग्ज़ाम के टाइम तो टाइम टेबल अकॉर्डिंग काम किया जाता है, सब्जेक्ट वाइज देख लीजिए। तो यदि कोई सब्जेक्ट मुझे लग रहा है कि बाय सपोज मैथ्स का कोई टॉपिक है, मतलब अलजेब्रिक है, त्रिकोणमिति, तो मैं उस एक टॉपिक को ले लूँगी और डिसाइड कर लेती हूँ, मतलब मैं एक लक्ष्य बना लेती हूँ कि इसको मुझे 2 या 3 दिन में ख़त्म करना है। तो इस हिसाब से मैं अपना कोर्स कंप्लीट कर लेती हूँ। बिल्कुल। कीर्ति, अच्छा, जैसे कि अभी डॉली जी बता रही थी, स्कूल में लैब्स भी हैं और कहीं ना कहीं प्रैक्टिकल नॉलेज देने की भी बच्चों को कोशिश की जाती है। आपको उससे कितनी मदद मिली? मैम जी, तो जो चीज़ें कुछ ऐसी होती है कि थ्योरी से बस, कई लोगों का दिमाग, लोगों के मेंटल एबिलिटी अलग अलग होती है। कई लोगों को थ्योरी वाइज समझ में आ जाता है, कई लोग प्रैक्टिकल देख के समझते हैं। तो प्रैक्टिकल वाइज क्या होता है ना, थ्योरी जब समझाई जाती है बच्चे को, यदि वो प्रैक्टिकल और दिखा दी जाए तो उससे क्या है ना, उसका कॉन्सेप्ट और क्लियर हो जाता है, उससे उसे कोई डाउट नहीं रहते हैं। बिल्कुल। सर, आपसे मैं जानना चाहूँगी, सुनील जी, अभी को करिकुलर एक्टिविटीज़ की हम बात कर रहे थे, आज के टाइम पर बहुत महत्वपूर्ण भूमिका ये भी निभाते हैं, क्योंकि कहीं ना कहीं स्कूल के बाद जब आप कॉलेज में जाते हैं या किसी जॉब के लिए जाते हैं, किसी भी सेक्टर में काम करते हैं, तो आपको आपकी जो बाकी स्किल्स हैं वो डेवलप करने के लिए ये डेवलप करना बहुत ज़रूरी है। मैं आपकी बात से बहुत सहमत हूँ। वास्तव में शिक्षा का मुख्य उद्देश्य है सर्वांगीण विकास। सर्वांगीण विकास में सभी प्रकार के विकास आ गए, चाहे वो आपका बौद्धिक हो, चाहे सामाजिक हो, चाहे शारीरिक विकास हो। एक स्वस्थ मन में, एक स्वस्थ शरीर में ही स्वस्थ मन या स्वस्थ दिमाग बसता है। इसीलिए हमारे स्कूल में, जैसा मैंने अभी प्रोग्राम के प्रारंभ में भी बताया था, कि हम को करिकुलर एक्टिविटी पर भी पूरा ध्यान देते हैं, और इसी का नतीजा है कि चाहे वो बालरंग जैसा अंतर्राष्ट्रीय स्तर का कार्यक्रम हो, उसमें हमारे बच्चों के नृत्य को प्रथम पुरस्कार मिला था, या अनुगूंज जो कि शिक्षा विभाग की एक महती योजना है बच्चों के सर्वांगीण विकास, यानी विभिन्न कला के क्षेत्र में बच्चों का कैसा विकास हो सकता है, उसके लिए अनुगूंज कार्यक्रम आयोजित किया जाता है मध्य प्रदेश शासन द्वारा। तो उसमें भी हमारे यहाँ के बच्चों ने ज़बरदस्त प्रदर्शन किया, और उसमें भी माननीय मुख्यमंत्री जी के द्वारा उन्हें प्रोत्साहित किया गया, पुरस्कृत किया गया। उसमें चाहे वो माटी कला हो, चाहे नृत्य हो, चाहे नाटिका हो, उसमें भी हमारे यहाँ के छात्रों ने भाग लिया था और उसमें अच्छा प्रदर्शन किया था। इसी तरह से खेल के क्षेत्र में, चूँकि खेल भी शारीरिक विकास और बौद्धिक विकास के लिए एक अनिवार्य शर्त है, तो खेल के क्षेत्र में भी कबड्डी और तीरंदाजी में हमारे यहाँ के बच्चे राज्य स्तर तक खेल चुके हैं। तो जैसा मैंने आपको बताया कि पढ़ाई के साथ साथ अगर अन्य क्षेत्रों में भी बच्चे के विकास पर ध्यान दिया जाए तो एक बेहतर परिणाम देने में सफल हो पाता है। बिल्कुल, यानी कि स्कूल में ओवरऑल डेवलपमेंट पर ध्यान दिया जाता है। डॉली जी, आपसे मैं जानना चाहूंगी, देखिए सोशल मीडिया का दौर है और ऐसे में कोई भी इससे अछूता नहीं रह पाता है, चाहे बच्चे हों, चाहे फिर टीचर्स हों, पेरेंट्स हो, हर कोई फ़ोन यूज़ करता है। अब इसके 2 पहलू हैं, इसका एडवांटेज भी लिया जा सकता है, डिसएडवांटेज भी लिया जा सकता है। आप कैसे देखते हैं, बच्चों को किस तरीके से यूज़ करना चाहिए, क्योंकि देखिए कई स्टूडेंट्स ये कार्यक्रम देख रहे होंगे। बिल्कुल, मैं सबसे पहले तो फ़ोन के बारे में आपने जिक्र किया है। फ़ोन, जैसा आपने बोला कि बेनिफिट्स भी हैं एंड ड्रॉबैक्स भी हैं। इफ़ वी विल टॉक अबाउट द ऑनलाइन क्लासेस, अभी कोविड के टाइम पे जैसे ऑनलाइन क्लासेस हुई, कई बच्चों को उससे बेनिफिट हुआ और मुझे लगता है कि 80% बच्चों ने बेनिफिट्स ना लेके उससे मिसयूज़ ही हुआ। क्योंकि फ़ोन एक ऐसी चीज़ है जिसमें क्या होता है कि आप स्टडी के टाइम पे क्योंकि डाइवर्ट जल्दी होते हैं, क्योंकि साइट में जो एड्स वगैरह आते हैं, जैसे आप और मैं ही हैं, अगर फ़ोन यूज़ कर रहे हैं तो एक ऐप यूज़ करते समय हमारा मन डाइवर्ट होके दूसरे ऐप पे चला जाता है, और वो टाइम जो 5 मिनट हमें एक
किसी भी एप्लीकेशन पे देना था वो कन्वर्ट होके 1 घंटे से ज्यादा हो जाता है। तो मेरे हिसाब से जो बच्चों को अगर फोन का यूज करना ही है एजुकेशनल, तो मुझे लगता है कि कुछ एप्स हैं जो फ्री ऑफ एजुकेशन प्रोवाइड करते हैं, जो कोचिंग्स रिलेटेड जो मटेरियल है, जो बच्चे बाहर जाके बहुत ज़्यादा फीस पे करके उस सब्जेक्ट को पढ़ते हैं, वैसे मटेरियल हमारे पास ऑनलाइन एप्स में भी अवेलेबल होते हैं। बशर्ते बच्चों को इस चीज़ का नॉलेज होना चाहिए, अवेयर होना चाहिए और जिज्ञासु प्रवृत्ति होना चाहिए कि अगर ये वाला सब्जेक्ट हमें इस स्टडी ऐप पर इतना गाइड कर रहा है, तो इससे एक्स्ट्रा अगर हमें गाइडेंस चाहिए या फिर कॉन्सेप्ट क्लियर करने हैं तो हमें अदर किस एप्लीकेशन का उपयोग करना है। जैसे मेरी डॉटर है, वो अभी नर्सरी में है, तो उसको पढ़ाने के लिए मैं एक किंडर जॉय ऐप का यूज़ करती हूँ, तो उससे बेनिफिट है क्योंकि वो उससे लिखना सीख रही है। तो ऐसे ही अगर 10th 12th जो बोर्ड क्लासेस हैं, बच्चे प्रेशर में आ जाते हैं कि मुझे मैथमेटिक्स नहीं बन रहा है, मुझसे फिजिक्स नहीं बन रहा है, तो कई ऐसे ऐप्स, कई ऐसी साइट्स, कई ऐसे चैनल्स अवेलेबल हैं जो बच्चों को फ्री ऑफ कॉस्ट एजुकेशन देते हैं, प्रैक्टिकली चीज़ों को दिखाते हैं, सारा कुछ पढ़ने के लिए अवेलेबल होता है, बशर्ते बच्चे उसका सही तरीके से यूज करें और पेरेंट्स अवेयर रहें कि उसका बच्चा क्या यूज कर रहा है। बिल्कुल, पेरेंट्स को भी अवेयर रहना चाहिए और बच्चों को भी ठीक तरीके से इस्तेमाल करना चाहिए। कीर्ति, आपसे जानना चाहूंगी, पेरेंट्स ने आपका कितना सपोर्ट किया? क्योंकि कहीं ना कहीं जब आप 10th क्लास में होते हैं, जैसे कि हम बातचीत कर रहे हैं, प्रेशर बहुत ज्यादा होता है, सिलेबस बहुत ज्यादा होता है और एक्सपेक्टेशंस पेरेंट्स की बहुत होती है कि 90% भाई लाने आपको, नहीं तो 95 लाने। ऐसे में किस तरीके से पेरेंट्स ने कैसे डील किया? हमारे पेरेंट्स ने फर्स्ट ऑफ ऑल वर्कलोड तो हमें नहीं दिया गया जी, काम जो भी है कर लेते हैं हम हमारे टाइम टेबल के अकॉर्डिंग काम करते हैं। और पेरेंट्स की बात है तो प्रेशराइज तो नहीं किया गया है। कीर्ति, आप मुझे वैसे भी काफी कूल डाउन लग रही हैं, कोई प्रेशर नहीं नजर आ रहा है। कितना एक्सपेक्ट कर रही हैं 10th में? मे बी 80%। चलिए 80 आ जाएंगे यहाँ पर जी, ठीक है। सर, मैं आपसे जानना चाहूंगी, सोशल मीडिया की हम बात कर रहे थे, अगर पुराने समय की बात हम करें, पुराने दौर में सोशल मीडिया नहीं था, उसके बाद भी लोग आगे भी बढ़े हैं और सोशल मीडिया को कैसे लाया जाए तब से लेकर उसकी बातचीत भी हुई है, आप उसको ओवरऑल कैसे देखते हैं? देखिए, जैसे अभी बात हुई सोशल मीडिया की, तो सोशल मीडिया के अपने आप में कुछ डिसक्वालिटीज़ हैं तो कुछ क्वालिटीज़ भी हैं। आज के ज़माने में जिस तरह से नॉलेज का एक्सपांशन हो रहा है, जिस तरह से नॉलेज एक बड़े स्तर पे चला गया है, आज से लगभग 20 साल पहले नॉलेज का वो स्तर नहीं था। आज आप बच्चों को जो जरा पढ़ाते हैं, समझाते हैं, अगर बच्चा थोड़ा भी समझदार है तो वो उसको आज बहुत सारे प्लेटफॉर्म्स हैं जिनके ऊपर, जैसा अभी मेरी सहायक शिक्षिका बता रही थी कि बहुत सारे ऐप हैं, बहुत सारे यूट्यूब वगैरह पे भी बहुत सारी चीज़ें आती हैं, उनसे आपकी चीज़ों को पकड़ लेता है, जान लेता है। तो इसके पहला फ़ायदा तो ये कि टीचर जो है उसको भी अपने ज्ञान को अद्यतन रखना पड़ता है, उसको करंट नॉलेज से जुड़े हुए रहना पड़ता है, उसके पास चूक की कोई गुंजाइश नहीं है। अगर वो चूक करेगा तो निश्चित तौर पे वो अपने टीचर, अपने छात्रों के सामने उसको शर्मिंदा सा होना पड़ेगा। इसलिए टीचर भी अपने आप अपने को एक्टिवेट रखता है और ज्ञान के सतत संपर्क में रहता है। दूसरा, जो चीज़ें आज खाली जैसा भी हमारी थोड़ी देर पहले भी चर्चा हो रही थी कि शिक्षा खाली किताबी ज्ञान नहीं रह गया, बल्कि आज शिक्षा में हमको बहुत सारे अलग अलग मोड आ गए, जिसमें हम बहुत सारी चीज़ों को जानना चाहते हैं। नॉलेज का स्तर खाली एक किताबी ज्ञान से न होकर हम सामाजिक और अन्य परिवेशों में भी हम वृहद रूप में उसको देखते हैं, चाहे वो वैश्विक स्तर ही क्यों न हो। तो ये सब चीज़ों को जानने के लिए सोशल मीडिया का अपने आप में एक गहरा योगदान है। बस शर्त यही है कि उसके बारे में हम बच्चों को जागरूक करें। तो जैसा अभी आपने सुना था, हमारे यहाँ के शिक्षक भी इस बात के लिए जागरूक हैं, वो हमारे स्कूल के बच्चों को ख़ास तौर से इस बारे में बताते रहते हैं कि सोशल मीडिया की फ़ायदे क्या हैं और नुकसान क्या है और उन नुकसानों से कैसे बचा जा सकता है। बिल्कुल, यानी कि यूज़ करिए लेकिन मिस यूज़ मत करिए। सर, एक और बात मैं जानना चाहूँगी, 10th 12th या 11th क्लास की बात करें, ये वो क्लासेस है जहाँ बच्चे कहीं ना कहीं कोचिंग भी ज्वाइन करते हैं और उन्हें लगता है कहीं ना कहीं अब वो समय आ गया है जब कोचिंग ज्वाइन कर लेनी चाहिए, कोचिंग की आवश्यकता पड़ेगी। इस बारे में आपका क्या सोचना है? देखिए, आज पढ़ाई का स्तर जो है, चूँकि मैं खुद एक विद्यालय का प्राचार्य होता हूँ, तो मेरा ये मानना है कि विद्यालय में जितना ज्ञान दिया जा सकता है, सबसे ज़्यादा मैक्सिमम इस तरीके से दिया जाता है, सारी चीज़ों को पढ़ाया जाता है और इसके लिए एक्स्ट्रा क्लासेस भी लगाई जाती है। अब एक्स्ट्रा क्लासेस होने के बाद अगर कुछ बच्चे चाहते हैं बेहतर पाना,
तो उसके लिए वो विभिन्न कोचिंगों में ज्वाइन करते हैं, लेकिन कोचिंगों को भी उनको पहले उसके स्तर को और उनके बारे में जांच लेना चाहिए कि वो कोचिंगें वास्तव में उपयुक्त है या नहीं। जिस चीज़ के बारे में वो जानना चाहते हैं, उस जिस पठन पाठन करना चाहते हैं, जिस भी कोर्स के बारे में वो पढ़ना चाहते हैं, उस कोर्स के लिए वो उपयुक्त है या नहीं, तभी उस कोचिंग के बारे में उनको सोचना चाहिए। अन्यथा मुझे तो लगता है विद्यालय में परफेक्ट पढ़ाई होती है। बिल्कुल। डॉली जी, देखिए टेक्निकल एजुकेशन की अभी हम बात कर रहे थे, बंसल समूह की बात करें तो वो भी टेक्निकल क्षेत्र में अपना कहीं ना कहीं योगदान दे रहा है एजुकेशन की इस फील्ड में। बंसल समूह की नीतियों को आप कैसे देखती हैं या पसंद करती हैं, या कोई सुझाव आपकी तरफ से? बिल्कुल, बंसल जो ग्रुप है अपने आप में एक बहुत बड़ा प्लेटफॉर्म है बच्चों के लिए। मुझे सबसे बेहतर जो नीति लगती है बंसल ग्रुप की, वो मुझे ये लगती है कि बंसल ग्रुप जो आज का क्राइटेरिया चल रहा है प्राइवेट कॉलेजेस का, कि फीस पे बहुत ज़्यादा देखा जाता है, तो मुझे लगता है बंसल ग्रुप एक ऐसा ग्रुप है जो बच्चों के फीस स्ट्रक्चर को मायने ना देके उसकी काबिलियत पे ज़्यादा ध्यान देता है। क्योंकि वहाँ पर बच्चे से पहले उसकी काबिलियत के तौर पर उसका फीडबैक लिया जाता है कि वो क्या चाहता है, किस सब्जेक्ट में उसको इंटरेस्ट है और उसकी क्या क्वालिटीज़ हैं, उसके बाद फीस आती है। बाकी अदर जो मैंने इंस्टीट्यूट्स गई हूँ या फिर जहाँ मैंने विजिट किया हुआ है, फी स्ट्रक्चर जो है काफ़ी वेरिएट करता है बंसल ग्रुप से। तो पहला तो फीस एंड बच्चे की क्वालिटीज़ के लिए मुझे बंसल ग्रुप काफ़ी पसंद है। दूसरा है कि जो प्रैक्टिकल नॉलेज है, जैसा मैंने विज़िट किया हुआ था, इसके पहले मैं बच्चों को लेके भी गई थी बंसल ग्रुप, जो वहाँ के स्टाफ का बिहेवियर है बच्चों की क्वेश्चन के प्रति, यदि कोई बच्चा क्वेश्चन कर रहा है तो उस क्वेश्चन के प्रति जो एक एक की पॉइंट बच्चे को समझाने का जो तरीका है वो बहुत अच्छा है। बिल्कुल, हर चीज को प्रैक्टिकल, थ्योरी से लेके प्रैक्टिकल तक बच्चे को ले जाना, प्रैक्टिकल नॉलेज से जो कनेक्ट करते हैं वो काफी बेहतर जी। सर, आपसे यही मेरा सेम सवाल रहेगा, आप कैसे नीतियों को पसंद करते हैं, या कोई सुझाव आपकी तरफ से? देखिए, मैं बंसल कॉलेज बहुत बार गया हूँ, बंसल समूह में देखा भी है मैंने। तो मुझे जो वहाँ का सबसे अच्छा लगा कि जैसे शासन के मंशा अनुसार, ख़ास बात है कि प्राइवेट स्कूल कॉलेज होते हुए भी वहाँ पर जो नर्सरी से आपका 8वीं तक फ्री एजुकेशन है, इसके बाद भी आगे जो है, जैसा अभी उन्होंने बताया कि फ़ी स्ट्रक्चर बाद की बात है, पहले छात्र की ओपिनियन को महत्व दिया जाता है। तो सबसे महत्वपूर्ण यही है कि बच्चा चाहता क्या है, छात्र चाहता क्या है। जब अगर छात्र अपनी इच्छा अनुसार और अपनी सीमाओं में रहते हुए अपने लक्ष्य को हासिल कर लेता है, तो वो जीवन में एक बेहतर नागरिक बन सकता है, जो देश के विकास के लिए बेहतर योगदान देता है। मुझे लगता है कि बंसल समूह जो है इसी मुख्य भावना से काम कर रहा है और वो ज़्यादा अच्छे तरीके से कर रहा है। बिल्कुल सर, देखिए कहीं ना कहीं हर पेरेंट चाहता है कि उनका जो बच्चा है वो बड़े होके एक अच्छा नागरिक भी बने, जैसे कि अभी आप कह रहे थे। आप बच्चों को क्या संदेश देना चाहेंगे, क्योंकि कहीं ना कहीं पढ़ाई के चलते जो मॉरल वैल्यूज़ है वो कहीं साइड लाइन हो जाती हैं? देखिए, मैं जो आपने कहा, मैं इसी उद्देश्य से मानता हूँ कि शिक्षा, जैसा मैं बहुत बार दोहरा चुका हूँ कि शिक्षा अपने आप में एक सर्वांगीण विकास है। तो जब कोई भी छात्र जीवन में अगर आगे जाना चाहता है तो सबसे पहले तो अपने लिए एक अच्छा सा लक्ष्य तैयार करे, और वो लक्ष्य जो है वो अपनी सीमाओं में रहते हुए, मतलब वो जानता हो कि उसकी कैपेसिटी क्या है, उन कैपेसिटी से अपने लक्ष्य को निर्धारित करे। जब वो लक्ष्य स्वयं निर्धारित कर लेता है तो निश्चित तौर पे उसके लिए प्रयास करने लगता है, और जब प्रयास करता है तो वो लक्ष्य को हासिल करने में देर नहीं कर सकता। छोटे छोटे कदमों के साथ बार बार प्रयास किया जाए तो वो ज़्यादा बेहतर है, तभी होता है आदमी अपने लक्ष्य को प्राप्त कर लेता है। बिल्कुल, कहते हैं ना, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती, इसलिए कोशिश करते रहना चाहिए। आपसे कीर्ति, मैं जानना चाहूँगी आपका लक्ष्य क्या है? आप खुद को इन फ्यूचर कहाँ देखती हैं? स्कूल की पढ़ाई से मदद के बाद पेरेंट्स का सपोर्ट, टीचर्स का गाइडेंस, आप इन फ्यूचर कहाँ पर? मैम, मेरा ड्रीम तो इंजीनियर बनना है जी। तो मेरा ध्यान ज़्यादा मैकेनिकल इंजीनियरिंग करने में है, तो मेरा तो यही एम है कि मैं इंजीनियर बनूं। बिल्कुल, हमें उम्मीद है कि आपके सभी सपने साकार होंगे, आप मैकेनिकल इंजीनियर भी बनेंगे और देश के लिए काफ़ी नाम भी करेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया। 3 मेहमान आज हमारे साथ जुड़े थे, डॉली जी, सुनील जी, कीर्ति। बहुत बहुत शुक्रिया आप तीनों का इस कार्यक्रम में हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो चलिए, आज के लिए हमारे खास कार्यक्रम लक्ष्य में बस इतना ही। बने रहिए बंसल न्यूज़ के साथ। नमस्कार।